नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित एक प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है पूरे यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। अब प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है पूरे भारत के संदर्भ में, एक एक बिंदुओं को, एक एक पहलुओं को, उसी को यहाँ पे समालोचनात्मक परीक्षण करके चल रहा है। अब यहाँ पे चलिए किस तरीके से इसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो शुरुआत में आपको भूमिका के बारे में, संविधान के बारे में संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास करना है। आखिर इसके उद्देश्य क्या थे, इसमें कितने भाग थे, कितने आर्टिकल थे, कितने अनुसूचियाँ थी, किस तरीके से इसको एक सर्वोच्च कानून के रूप में स्टेबलाइज किया है। तो इसका उद्देश्य आपको मोटे तौर पे संक्षिप्त विवरण के रूप में बता देना है। अब यहाँ पे जो मेन जो क्वेश्चन का जो पार्ट है कि प्रस्तावना की उपयोगिता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो संविधान है, यही जो संविधान है पूरी तरीके से एक सामाजिक परिवर्तन का किस प्रकार से आधार बना है, यही है प्रस्तावना की उपयोगिता। और यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है संविधान सामाजिक परिवर्तन का साधन है, अर्थात जिस तरीके से समय समय पे प्रस्तावना में भी संशोधित किया जा सकता है और उसका जो उद्देश्य होता है सामाजिक परिवर्तन के रूप में, समाज जैसे जैसे बदलता है फिर उसी के अनुसार यहाँ पे प्रस्तावना को भी यहाँ पे ढाला जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है बिल्कुल यहाँ पे संशोधनीय है, बशर्ते कि मूल ढांचा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष आपको बता देना है। पूरी तरीके से संविधान के महत्व का आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं, टिप्पणी के रूप में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं परिचय के माध्यम से, अर्थात भारत के संविधान के माध्यम से। अब यहाँ पे भारत के संविधान को अगर देखा जाए, भारतीय संविधान को देखा जाए तो बिल्कुल ही यह एक सर्वोच्च कानून के रूप में स्टेबलाइज है, सर्वोच्च कानून के रूप में स्टेबलाइज है। और यही कारण है कि इसमें बहुत सारा भाग है। अगर देखा जाए तो लगभग 22 भाग के आसपास शामिल है। लगभग इसमें देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ भी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब संविधान बना हुआ था तो लगभग 395 के आसपास आर्टिकल थी, और अभी बहुत सारे जो आर्टिकल इसमें जोड़ा जा रहा है। अब अभी देखा जाए तो 480 से अधिक आर्टिकल इसमें ऐड हो चुका है। माने टोटल यहाँ पे आर्टिकल है 395 के बाद से यहाँ पे देखा जाए तभी इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो बढ़ क्यों रहा है? इसका मतलब कि भारत का संविधान बिल्कुल ही यहाँ पे रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है, अर्थात संविधान जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है उसी तरीके से संविधान में भी यहाँ पे परिवर्तन किया जा सकता है। और यही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे वर्तमान में बढ़ते हुए आर्टिकलों की संख्या। अब जब इतनी सारी बातें यहाँ पे दी गई है तो आप इसी से कोरिलेट यहाँ पे कर सकते हैं कि इसका जो संबंध है, आखिर कुछ न कुछ बातें इसमें तो लिखा गया होगा। इसका जो संबंध हो जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट की बात कर ले, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर ले, इसके अलावा डीपीएसपी की बात कर ले, पूरी की पूरी यहाँ पे जो राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है, राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसकी बात कर ले। इसके अलावा पूरा का पूरा जो संरचना है, संरचना के अलावा यहाँ पे जो भी शक्तियाँ है, इसके अलावा जो भी यहाँ पे सरकारी कर्तव्य हैं, मैंने इसमें पूरी तरीके से अनलिमिटेड बातों को आपको शामिल नहीं करना है। थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मेन प्रमुख बातों को आपको यहाँ पे दिखा देना है। किसका जो संबंध है, इन संबंधों को यहाँ पे पूरी तरीके से ये निर्धारित करता है। इतना से आपकी जो भूमिका है, परिचय है, काफ़ी प्रभावी हो जाएगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। कैसे साधन है? अगर आप गौर से संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी जो बातें हैं मानव अधिकारों से या फिर मौलिक अधिकारों से ही यहाँ पे संबंध रखता है। तो यहाँ पे जो संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, इसका एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाग 3 में, अर्थात फंडामेंटल राइट के संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल जो राइट है यहाँ पे राज्यों के द्वारा यहाँ पे नागरिकों को
नागरिकों को कुछ यहाँ पे अधिकार जो भी राइट से यह प्रदान किया गया है। और पूरे राष्ट्र में ध्यान रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के लिए या फिर इसके विनियमित करने के लिए इसको यहाँ पे रेगुलेट भी किया जा सकता है। अर्थात फंडामेंटल राइट व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन इसको विनियमित यहाँ पे किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है कि किसी भी ज़रूरत के समय या फिर जो भी समाज में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को देखते हुए अधिकारों को कम भी किया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे वही सारी बातें हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बॉडी लाइन में इन सारे ही बातों को आपको समाहित करना है। 11 पॉइंट है, लगभग आपको 7-8 पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो अच्छा खासा आपको मार्क मिल जाएगा। जैसे कि पूरा एक एक हम लोग बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकारों से संबंधित अब यहाँ पे देखेंगे तो मौलिक अधिकार का मतलब क्या है। यहाँ पे संविधान के तहत देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पूरा का पूरा इसमें फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को यहाँ पे, भारत के नागरिकों को यहाँ पे दिया गया है। अब इसकी जो सुनिश्चित करेगा पूरी तरीके से यहाँ पे राज्यों के द्वारा इसको, ठीक है, सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य इसकी पूरी तरीके से देख रेख करेगा, अर्थात हर हाल में राज्य के द्वारा इनके अधिकारों को यहाँ पे किसी भी रूप में हनन नहीं किया जाएगा। अर्थात ये पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा दंडनीय है। इसका हनन होने के बाद, इसका अगर, ठीक है, उल्लंघन होने के बाद कोई भी जो राज्य है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में भी यहाँ पे जा सकता है। तो इसीलिए संविधान के द्वारा नंबर 1 है यहाँ पे मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक अधिकार। अब 2 बातें यहाँ पे लिखी गई, एक सामाजिक है और दूसरा है यहाँ पे राजनीतिक अधिकार। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो संविधान के तहत चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, महिलाओं और पुरुष को पूरी तरीके से समानता का अधिकार, अर्थात समान अधिकार यहाँ पे दिया गया है। अब समान अधिकार यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक शब्द लगा हुआ है महिला, अर्थात महिलाओं को भी यहाँ पे समाज में भागीदारी करने के लिए, समाज में पार्टिसिपेशन के लिए, इनके भागीदारी के लिए इनको यहाँ पे समान अधिकार दिया है। अब जहाँ पे इस तरह का चीज़ है तो आपको, ठीक है, कहानी नहीं लिखना है बल्कि कुछ आर्टिकल के माध्यम से प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि समान अधिकार की जब बात आ गई तो आर्टिकल 14 का जिक्र करना है जिसमें कानून के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। उसी तरीके से आर्टिकल 15 का जिक्र करना है जिसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, लिंग भेदभाव का निषेध किया गया है, जाति धर्म, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल 16 भी है, यहाँ पे सार्वजनिक रोजगार के मामले में यह अधिकार दिया गया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन यहाँ पे लाया गया जिसमें स्थानीय निकायों में इनको रिजर्वेशन दिया गया। स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन दिया गया 1/3 लगभग 33%। और बहुत सारे राज्यों ने, जैसे बिहार जैसे राज्यों ने इस रिजर्वेशन को 50% तक यहाँ पे बढ़ा दिया है ताकि इन महिलाओं की जो भागीदारी है इस समाज की भागीदारी में पूरी तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, चाहे हम लोग पंचायती व्यवस्था के तहत देख ले या फिर, ठीक है, नगर निकायों की यहाँ पे चुनाव की बात कर ले, मेयर के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है, उप डिप्टी मेयर के लिए सीटों को रिजर्व किया गया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समान अधिकार के तहत यहाँ पे महिलाओं को भी पूरी तरीके से अधिकार दिया जा रहा है। ठीक, हम लोग यहाँ पे दूसरी बात करते हैं सामाजिक न्याय को लेके। अब सामाजिक न्याय में देखेंगे यहाँ पे जब भी न्याय की बात आती है तो एक मुद्दा यहाँ पे उठाना जरूरी हो जाता है, पितृसत्तात्मक समाज, पेट्रियार्कल सोसाइटी। जब भी देखिए इस पितृसत्तात्मक समाज की बात यहाँ पे किया जाता है तो हमेशा ही इसमें महिलाओं को इस व्यवस्था के तहत यहाँ पे दबाने का ही प्रयास किया गया है, इतिहास इसमें गवाह है। लेकिन अब यहाँ पे इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सामाजिक मापदंडों के आधार पे इनको भी चलना होगा, क्योंकि जितना इनका अधिकार है उतना ही, ठीक है, पैरेलल महिलाओं को भी अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। इसीलिए पहले जैसी रवैया नहीं होगी, अर्थात
घरेलू हिंसा, जहाँ घरेलू हिंसा होगा वहाँ पूरी तरीके से दंडनीय होगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, जो भी कार्यस्थल है यहाँ पे, चाहे वो ठीक है रेगुलर हो चाहे इरेगुलर जो क्षेत्र है यहाँ पे अस्थाई, ठीक है, या फिर अस्थाई क्षेत्र है, यहाँ पे कई सारे जगहों पे महिलाओं का यहाँ पे यौन शोषण होता ही होता है। आए दिन न्यूज़ में वगैरह भी आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि इनको यहाँ पे किसी न किसी रूप में सामाजिक न्याय के तहत फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे हिस्सा बना दिया गया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक, प्रीनेटल डायग्नोसिस तकनीक के जरिए अभी क्या होता था, तो इसके जरिए देखिए आसानी से यहाँ पे इसका टेस्टिंग करा के भ्रूण की पहचान कर ली जाती थी। भ्रूण की पहचान कर ली जाती थी, मैंने होता है ना, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी उसकी पहचान कर ली जाएगी, मैंने कर ली जाती है आज के समय में, मेल है या फीमेल है। और उसके बाद से यहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है, भ्रूण हत्या का आम बात है यहाँ पे, चाहे हम लोग किसी भी राज्य की बात कर ले। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे, इसके रोकथाम के लिए चिकित्सा समाप्ति अधिनियम यहाँ पे लाया गया। चिकित्सा समाप्ति अधिनियम यहाँ पे लाया गया, समाप्ति अधिनियम लाया गया। क्यों लाया गया, ताकि यहाँ पे न्याय मिल सके। अब न्याय किसको मिल सके, आप खुद देख पा रहे हैं पितृसत्तात्मक समाज में न्याय की किसकी ज़रूरत है, तो बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो महिलाओं की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि इस भ्रूण हत्या में अधिकतर जो बच्चियों को, ठीक है, फीमेल चाइल्ड को यहाँ पे मारा जाता था। इसके अलावा न्याय के साथ साथ यहाँ पे जो मानवता है ये भी ज़रूरी है, इन दोनों का यहाँ पे उल्लंघन ना हो, इन दोनों का उल्लंघन यहाँ पे ना हो, इसीलिए इस चिकित्सा समाप्ति अधिनियम को लाने की भी ज़रूरत हुई। ठीक वैसे ही यहाँ पे बदलते समाज में यहाँ पे बहुत सारे जो लोभी लालची जो लोग हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है दहेज प्रथा को लेके, तो इसको भी हटाने का प्रयास किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 यहाँ पे लाया गया, और इसके तहत ये भी बोल दिया गया कि दहेज यहाँ पे लेना और देना दोनों ही यहाँ पे दंडनीय अपराध है, अर्थात इसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आदिवासी अधिकार। आदिवासियों को देखिए, अगर भारत का अगर हम लोग कह दें कि ये मूल निवासी के रूप में अगर ये पहले से यहाँ पे मौजूद है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे हुआ क्या है, तो उन्हीं आदिवासियों के रिसोर्सेज का बड़ी मात्रा में देखिए राज्यों के द्वारा, सरकारों के द्वारा उपयोग किया गया है, लेकिन बदले में उनको दिया क्या गया है, बदले में उनको और यहाँ पे कहीं न कहीं हाशिए पे ढकेलने का ही प्रयास किया गया है, क्योंकि उनके संसाधनों का प्रयोग करके बाकी जो अन्य जो कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पे ऊपर आए हैं, कोयला हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारे जो नेचुरल जो रिसोर्स है उसका उपयोग करके, तो यहाँ पे उनके अधिकार अभी भी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए यहाँ पे संविधान के द्वारा उनके भी अधिकारों का सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि आदिवासी अधिकार में देखा जाए, कुछ आर्टिकलों की हम लोग बात कर लें। आर्टिकल 46, ध्यान से देखते चलिए, आर्टिकल 46 यहाँ पे राज्य के जो कमज़ोर वर्गों के लिए, राज्य के कमज़ोर वर्गों के लिए, जिसमें SC ST बड़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, इनका जो भी यहाँ पे शैक्षणिक और आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुनिश्चित करने के लिए, इसके साथ साथ इनके द्वारा यहाँ पे जो अन्याय किया जाता है, सामाजिक अन्याय की हम लोग बात कर ले, सामाजिक अन्याय की बात कर ले, बाहरी शोषण का बात कर ले, बाहरी शोषण का यहाँ पे बात कर ले। अब ये इसके माध्यम से यहाँ पे इनको यहाँ पे, ठीक है, अधिकारों की पूरी तरीके से सुनिश्चित की गई है, अर्थात हर जगह इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जिक्र कर लें आर्टिकल 275(1) नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आई है ये, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा
केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जनजातियों के अधिकार के लिए या फिर जनजातियों के लोक कल्याण के लिए बहुत सारा जो योजना चलाया जा रहा है, ये यहाँ पे राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। और फिर जिस किसी भी राज्य में अगर जनजातीय लोग मौजूद है तो राज्य सरकार के द्वारा पुनः ठीक है इनके लिए जो भी लोक कल्याणकारी नीतियाँ लगाया जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं आदिम जनजाति समूह, आदिम जनजाति समूह या यहाँ पे पूर्व कृषि समुदाय की हम लोग बात कर ले, पूर्व कृषि समुदाय की यहाँ पे हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे इनके आवास को लेके चाहे हम लोग किसी भी राज्य की यहाँ पे बात कर ले, थोड़ा इसे समझने का प्रयास कीजिए। आवास को लेके अगर लगता है होता है ना किसी राज्य में अगर कोई भी अगर विवादित भूमि है, किसी भी राज्य पर विवादित भूमि है तो राज्य सरकार के द्वारा इस भूमि का जो पट्टा है या फिर इनका जो अनुदान है इनके लिए यहाँ पे आदिम जनजातियों के लिए, पूर्व कृषि समुदाय के लिए इस भूमि का पट्टा इनको यहाँ पे दे सकता है, अनुदान के रूप में भी दे सकता है। जैसे बहुत सारे राज्यों में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि कुछ पिछड़े लोगों को, पिछड़े तबके के लोगों को या फिर कुछ ट्राइब्स लोगों को यहाँ पे एक जगह उनको सेपरेट कर दिया गया है, बसा दिया गया है। तो ये इसी के तहत यहाँ पे किया जाता है। उसमें दूसरे लोगों को ठीक है नहीं बसाया जाता, उसमें जो भी आदिम जो लोग हैं उनको ही बसाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों के अधिकारों को लेके। यहाँ पे बच्चों के अधिकारों को लेके यहाँ पे बहुत सारा आर्टिकल इसमें भी शामिल किया गया है। जैसे कि नंबर 1 आर्टिकल बात करें हम लोग फंडामेंटल राइट के तहत, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 21 का ए है। इसमें साफ साफ यहाँ पे दिखाया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य, एक तो होगा फ्री और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर वो ठीक है भारत का निवासी है, अगर उसको शिक्षा का ठीक है अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो वहाँ पे पूरी तरीके से अदालत जा सकता है कि हमको भाई शिक्षा यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारा वायरल वीडियो हुआ है इस मामले में, ठीक है। तो समस्या यहाँ पे आती ही आती है। तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी होता है यहाँ पे, चूँकि मानव संसाधन में बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है। शुरुआती तौर पे अगर इनको सही तरीके से अगर तराश दिया जाए, इनके बेसिक प्राइमरी शिक्षा को अगर अच्छा ठीक है बना दिया जाए तो ये आगे चल के यही तो एक स्किल्ड, समझ रहे हैं ना, स्किल्ड कह सकते हैं कि व्यक्ति के रूप में लोग यहीं स्टेबलाइज होंगे, देश के निर्माण में पूरी तरीके से सहयोग देंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है प्राइमरी चीज़। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ख़तरनाक काम हो गया या फिर इनसे रोज़गार के लिए यहाँ पे श्रम पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, अर्थात ये पूरी तरीके से दंडनीय अपराध है आर्टिकल 24 के तहत। पहले इस तरह का एक्टिविटी होती हुई बहुत दिखाई देती थी, आज भी होती है ट्रेनों वगैरह में। आपको अमूमन ऐसे बच्चे जो बड़ी मात्रा में जो कहीं न कहीं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्क वगैरह का शिकार हो जाते हैं देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। गांव से अधिकतर बच्चे देखते हैं ना, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ पे गरीब एरिया है वहाँ से बहुत सारे जो बीच में जो दलाल जो लोग होते हैं उनके द्वारा इनका शोषण करने के लिए ज़रूर इनको लाया जाता है बहला फुसला के। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39 के, आर्टिकल 39 के। इसमें यहाँ पे बताया गया है सिर्फ बच्चों को ही नहीं लेकिन इसमें बच्चों को शामिल किया गया है, चाहे कोई भी यहाँ पे पुरुष हो चाहे कोई यहाँ पे महिला हो, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे श्रमिक के रूप में अगर ये मौजूद है। इनके साथ साथ इन बच्चों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, बच्चों को भी शामिल किया गया है कि इनकी अगर ज़रूरत है आर्थिक,
क्रियाकलाप के, आर्थिक क्रियाकलाप के इनको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये नहीं कि हम इनसे किसी भी प्रकार का इनका मजबूरी का फ़ायदा उठा के कोई भी काम इनको ढकेल दिया जाए कि चलो हम पैसा देंगे। ऐसा करना पूरी तरीके से दंडनीय अपराध होगा। अर्थात जो कार्य इनके अनुकूल नहीं है वो कार्य इनको नहीं कराया जा सकता है, वो कार्य इनको नहीं कराया जा सकता है। इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए आए दिन आप लोग सुनते होंगे, जैसे दुर्व्यवहार हो गया, शोषण हो गया। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दुर्व्यवहार, शोषण हो जाएगा, व्यवसाय करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, ठीक है, यौन शोषण, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, तस्करी वगैरह, बाल श्रम वगैरह, ठीक है, जो भी ये हानिकारक परंपरा यहाँ पे समाज में रही है, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से या फिर इससे बचाने का जो अधिकार है राज्यों को यहाँ पे दिया गया है, इसे भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामाजिक समावेशिता की। सामाजिक समावेशिता का मतलब क्या है यहाँ पे कि समाज में रहने वाले जितने लोग हैं सबके हितों की पूरी तरीके से रक्षा किया जाए। तो ऊपर के लोगों के यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर के लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे सामाजिक जो अधिकार है शुरुआती तौर पे एक परंपरा के तौर पे, एक विरासत के तौर पे उनको मिला हुआ है। तो दिक्कत यहाँ पे किनको हो जाता है, नीचे के लोगों का यहाँ पे हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे दो चीज़ों को मैं जिक्र करूँगा। एक तो आर्टिकल 15 का जिक्र करूँगा। आर्टिकल 15 में सारे लोग आ जाएंगे, जैसे कि जो भी यहाँ पे भारत का जो यहाँ पे नागरिक है, भारत का जो नागरिक है, ठीक है, उसको धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, इससे यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और निचले लोगों के लिए यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, छुआछूत का, ठीक है, पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया। गुप्ता वगैरह पीरियड हिस्ट्री में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, चंडालों वगैरह को किस तरीके से वहाँ पे, ठीक है, मतलब इतने निचले तबके पे उनको यहाँ पे रखा गया था, पूरी तरीके से अछूत बना के रखा गया था। और ख़ासकर उस समय देखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ न्याय को लेके, कि न्याय देने का भी जो तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे देखिए उन सप्रेस तो इनको यहाँ पे किया ही गया है। पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें यही जानकारी मिलती है। तो अस्पृश्यता का यहाँ पे उन्मूलन यहाँ पे किया गया, इसको भी यहाँ पे दंडनीय अपराध बनाया गया। अब ऐसी आप समझ रहे हैं ना क्यों ये सब चीज़ किया जा रहा है। भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए, तभी तो कोई देश यहाँ पे विकास कर पाएगा। अदरवाइज इतना जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो, फिर कभी भी हो, लोगों के अंदर ये जो भावना आनी चाहिए यूनिटी की, राष्ट्रवाद की, एकीकरण की, वैसी भावना यहाँ पे नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य की। तो इसमें आपको कुछ आर्टिकल का मैं मेंशन कर रहा हूँ। आर्टिकल जैसे 14 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बातों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि जीवन हो गया, समानता हो गया, या फिर यहाँ पे गैर भेदभाव, अर्थात इसी के तहत यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के लिए सभी के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकार राज्यों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ये नहीं कि कोई गरीब है, कोई, ठीक है, निचली जाति का है, कोई एसटी है, कोई ऊपर की जाति का है, तो वहाँ पे उसको कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पूरा तरीके से यहाँ पे राज्य सुनिश्चित करेगा कि सबको यहाँ पे समान रूप से स्वास्थ्य का अधिकार मिल पाए। ठीक वैसे ही यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे आर्टिकल 23, क्योंकि इसमें यहाँ पे होता है बेगारी का प्रथा, बलात् श्रम का यहाँ पे निषेध किया गया। इसको भी दंडनीय अपराध बनाया गया कि बिना एक जो मजदूर को वेजेज दिए हुए, उसकी मजदूरी दर को दिए बिना यहाँ पे ज़बरदस्ती उससे कोई भी कार्य कराना कानूनी अपराध होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग, जैसे कि आर्टिकल 21, इसमें पूरी तरीके से
जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। और जीवन भी कैसा, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का यहाँ पे अधिकार है, स्वतंत्रता का पूरा यहाँ पे अधिकार है। तो यहाँ पे जब हर एक व्यक्तियों को यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें भारत के नागरिक के रूप में तो दिव्यांग लोग भी यहाँ पे शामिल हैं, दिव्यांग लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। इसीलिए इन दिव्यांगों के साथ भी आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि इनसे किसी भी प्रकार का व्यापार ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है, बेगार यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है, जबरन श्रम इनसे ज़बरदस्ती इनके द्वारा कराया नहीं जा सकता है। अगर इस तरह की अगर एक्टिविटी पाई जाती है तो सब यहाँ पे दंडनीय अपराध होगा, सब दंडनीय अपराध होगा। तो जो भी कुछ प्रमुख बातें हैं उसी को आप हाईलाइट करके चलना है, इतना से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा खासा एक, ठीक है, मतलब बड़े डायमेंशन का अंतर्गत इस आंसर को, ठीक है, उसको मैंने आसानी से, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान आर्थिक परिवर्तन का एक साधन है, संविधान आर्थिक परिवर्तन का साधन है। कैसे है थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ था, जैसे कि अगर हम लोग आर्थिक कारकों की बात करें, आर्थिक कारकों की बात करें तो शुरुआत में मैंने आपको एक पितृसत्तात्मक समाज का झलक दिया हुआ था, पितृसत्तात्मक समाज का। तो देखिए पितृसत्तात्मक समाज में मेन क्या था, यही तो था ना कि पितृसत्तात्मक समाज में आर्थिक क्रियाकलापों पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, तो महिलाएं पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब मेल समाज में यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेंसी का उनका यहाँ पे पूरी तरीके से शिकार हो गई ही होगी। तो यही चीज़ आपको समझना है, मेन था यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक फैक्टर। तो पितृसत्तात्मक समाज में यहाँ पे, ठीक है, इनको भी यहाँ पे पूरी तरीके से आर्थिक कारकों के अंतर्गत इनको भी यहाँ पे समान अधिकार दिया गया, चाहे वो संपत्ति के मामले में हो, चाहे वो किसी भी उत्तराधिकार के मामले में हो, ठीक है। और अभी महिलाओं को तो दो जगह मिल रहा है, एक तो पति के संपत्ति में उसको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में उसके, ठीक है, जो पिता होंगे, पिता के भी अधिकारों में महिलाओं का एक अंश, ठीक है, पुरुषों के बराबर ही यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पहल यहाँ पे किया गया। तो ये सब यहाँ पे क्यों किया जा रहा है आपको समझना है यहाँ पे। तो फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित करने के लिए, डीपीएसपी को सुनिश्चित करने के लिए, डीपीएसपी को सुनिश्चित करने के लिए दोनों में टकराव होगा बहुत सारे अधिकारों को लेके। तो डीपीएसपी ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट पे भी यहाँ पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोक कल्याण कार्य के लिए यहाँ पे राज्य बोलता है कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और वैसे जो रिसोर्सेज हैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट को बिल्कुल रिजिड कर दिया जाए, उसके व्यक्तियों के अधिकारों को यहाँ पे कुछ हद तक छीना नहीं जाए, तो फिर राज्य बाकी लोगों के कल्याणकारी अवधारणा को प्रस्तुत कैसे कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं कि केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती में देखिए डीपीएसपी को यहाँ पे भारी कर दिया गया फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझना है। अब इसका कई सारा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि कर लगाने के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा मूल्य निर्धारण, या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार जो एक राज्य से दूसरे राज्य के तहत यहाँ पे जो व्यापार होता है। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान कला को बढ़ावा देने के लिए, या फिर राज्य के द्वारा जो भी, ठीक है, राज्य लोक कल्याणकारी नीति चलाई जाती है, यहाँ पे दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है आर्थिक कारकों को लेके। इसके अलावा कुछ इसी में देखेंगे तो आवश्यक सुधार भी किया गया है, जैसे कि मजदूरों को लेकर हम लोग बात करें तो मजदूरी दर, ठीक है, जो मजदूरी जो दर है वर्तमान में आपको समझ में आ ही गया होगा कि मजदूरी जो दर है पहले जैसे नहीं रही है, ठीक है। महंगाई के साथ इनकी भी मजदूरी दर को बढ़ाया जा रहा है। मातृत्व लाभ महिलाओं को यहाँ पे दिया जा रहा है, मातृत्व लाभ महिलाओं को दिया जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं यहाँ पे। जब प्रेगनेंसी के समय यहाँ पे, ठीक है, महिलाओं को अवकाश दिया जा रहा है, अभी पीरियड्स के लिए भी वो बातें चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा समान
पारिश्रमिक, अर्थात यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन के रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे सुधार किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 91(1) में अगर हम लोग देखें, आर्टिकल 91(1) में देखे थे तो यहाँ पे सभी नागरिकों को यहाँ पे व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। व्यवसाय व व्यापार करने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे सब यहाँ पे आर्थिक कारकों को हम लोग समेट के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अधिकार तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे चूँकि फंडामेंटल राइट है और सारे फंडामेंटल राइट में जैसे आपको पता होना चाहिए कि युक्त प्रबंधन यहाँ पे लगाया गया है। संविधान अधिकार दे रहा है, लेकिन कुछ अधिकारों को यहाँ पे सीमित भी करने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात उसका किसी भी प्रकार से मिसयूज ना हो, उसका हनन ना हो, तो यहाँ पे युक्त प्रबंधन यहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकार। आर्थिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकार, जैसे कि इसमें कुछ आर्टिकल का जिक्र कर देना है। आर्टिकल 21, इसमें पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार दिया गया है। पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार दिया गया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो व्यक्ति राज्य के खिलाफ या फिर ठीक है जो भी उसका हनन कर रहा है उसके खिलाफ वो पूरी तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जब लोक कल्याणकारी नीतियों को जब लागू करने का जो प्रयास है राज्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, या फिर संसाधनों का अभाव में अगर राज्य नहीं करते हैं, तो फिर इनके खिलाफ यहाँ पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीमित संसाधनों के आधार पे ही पूरे देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हर राज्य के पास अपनी एक सीमित जो क्षमता होती है, उस क्षमताओं को यहाँ पे कोई पार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पूरी तरीके से ठीक है उतना ही रखा गया है बातों को जितना राज्य पूरा करे, बाकी को राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। या पूरा करे या नहीं करे वे राज्य पे डिपेंडेंट करता है, बस उसका कंप्लेन यहाँ पे नहीं हो सकता अदालतों में। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें इसके उद्देश्यों की, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का ये लोग ठीक है निर्माण करते हैं। हमने DPSP के द्वारा किया जाता है ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, और जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी होगी जब यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यहाँ पे मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ आर्थिक लोकतंत्र। ये सब बहुत अच्छा शब्द होता है, एग्जाम में आप लोग जरूर प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है यहाँ पे कि लोकतंत्र में क्या है, समानता है। यहाँ पे समानता का जो भाव है, तो आर्थिक लोकतंत्र अर्थात हर व्यक्ति के पास ठीक है अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है जितना कम हो सके यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य यहाँ पे हो जा पाएगा। इसमें कुछ आर्टिकल का चर्चा कर देना है, जैसे एक आर्टिकल 39 यहाँ पे ए है। यहाँ पे इसमें बताया गया है कि चाहे हम लोग बात कर ले पुरुषों की, महिलाओं को, इनको यहाँ पे समान अधिकार दिया गया। तभी मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ था, समान अधिकार दिया गया है। आजीविका के साधन सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे किया गया है। तो ये देख पा रहे आर्टिकल 39 है जिसका संबंध DPSP से ठीक है पूरी तरीके से है। उसी तरीके से यहाँ पे आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में यहाँ पे ठीक है राज्य की आर्थिक क्षमता अगर यहाँ पे होती है तो आर्टिकल 14 के तहत इसका ब्लेम नहीं किया जा सकता है। जैसे कि राज्य की अगर आर्थिक क्षमता अगर राज्य की यहाँ पे कम है, जैसे कि ठीक है हो सकता है कि राज्य नहीं कर पा रहा है या फिर अगर कर पा रहा है, हालांकि अगर राज्य की आर्थिक क्षमता है तो ठीक है वो राज्य करती है, जैसे कि बीमारों के लिए या फिर
अक्षम जो लोग हैं, अक्षमता के जो शिकार हैं उनके लिए, बीमार हो गया, बुढ़ापा के लिए, बेरोजगारी के लिए अभी बेरोजगारी भत्ता भी, ठीक है, बहुत सारे राज्यों में दिया जाता है, बिहार में भी दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो सार्वजनिक सहायता के लिए, सार्वजनिक सहायता के लिए बहुत सारे जो शिक्षा का जो संस्थान है यहाँ पे, राज्य इसके माध्यम से आर्टिकल 14 के माध्यम से यहाँ पे देने का प्रयास करती है। तो क्यों प्रयास करती है समझ रहे हैं ना, ताकि जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, कल्याणकारी राज्य के तत्वों को पूरी तरीके से भारत में लागू किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये नहीं है कि अगर बीमार व्यक्तियों को राज्य मदद नहीं कर पा रही है, बूढ़े लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति राज्य सरकार के खिलाफ चला जाए, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। राज्य बोल देगी कि हम आर्थिक रूप से यहाँ पे उतना सक्षम नहीं है, नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। अब आइए बात करते हैं फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में आपको देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे संविधान को रखना है, संवैधानिकरण को रखना है। इसी संवैधानिकरण के माध्यम से व्यक्तियों का, संवैधानिकरण के माध्यम से व्यक्तियों का मौलिक हितों की रक्षा होती है। और मौलिक हितों की रक्षा का मतलब क्या है यहाँ पे खुद समझिए। सामाजिक हित शामिल होगा उस पर, आर्थिक हित यहाँ पे शामिल होगा, आर्थिक हित शामिल होगा, और दोनों के मिलाएंगे तभी जाकर मैंने बताया था कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करेगा। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार को बनाए रखना। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, और भी हो जाएगा आवास को लेके, मजदूरी को लेके, इम्पोर्टेंट टर्म पॉइंट को सब दिखाना है। या फिर जो भी सभ्य काम है या फिर अन्य सामाजिक वस्तुएं, ठीक है, अन्य सामाजिक वस्तुएं। यहाँ पे हर जगह यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, कि राज्य जो है यहाँ पे, राज्य अधिकार देता है व्यक्तियों की गरिमा की, व्यक्तियों की स्वतंत्रता की, व्यक्तियों की कल्याण की, व्यक्तियों की सुरक्षा की, ठीक है। तो हर तरीके से यहाँ पे देने का प्रयास किया जाता है। और ऐसा अगर राज्य कर रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है संवैधानिकरण। और ये जो संवैधानिकरण की जो बात कर रहे हैं, जैसे कि नेहरू के द्वारा जो उद्देशिका प्रस्तावना में जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, वो आज वर्तमान में चाहे हम लोग देश की बात कर ले, किसी राज्य की बात कर ले, वो इसे पूरा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो पूरा एक देख पा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस, ठीक है, आंसर हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।